हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 32, जिसका नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु व अधातु। आज की डेट है 16 सितंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट। ये पूरा एक लेआउट मैंने इस वर्कशीट का आपको दिखाया हुआ है। इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एंट्रीज आपको फिल करनी है, वर्कशीट नंबर आपको जरूर डालना है, सब्जेक्ट, डेट और अपनी क्लास, साथ में आपको अपना नाम जरूर लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा आज की वर्कशीट में? आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, धातु एवं अधातु। कुछ इसके मुख्य मुख्य बातें हैं जो हम इसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। इनके अलग अलग गुण होते हैं और उसके आधार पर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को ये कह सकते हैं कि धातु है या अधातु है। वो क्या होते हैं उसे हम अभी समझेंगे। उससे पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। धातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। और वहीं दूसरी तरफ अधातु के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये देखिए, ये कुछ गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म है ये धातु और अधातु के, जिस इन सब के आधार पर हम ये निकालते हैं कि कोई तत्व जो हमारे हाथ में है या हमारे पास है वो क्या होगा, धातु होगा या अधातु होगा। तो भौतिक गुणधर्म पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इन्हें जरूर पूछ लेते हैं। पहला है, आप देख रहे हैं बच्चों, एक तालिका बना रखी है, एक टेबल यहाँ पे बना रखी है। इस टेबल में कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहला ये कॉलम है, ये है गुणधर्म का। इसमें सारे आप देख रहे हैं नीचे की ओर गुणधर्म लिखे हुए हैं। दूसरा कॉलम है धातु का और तीसरा कॉलम है अधातु का। इससे हम एक टेबल फॉर्म में किसी के डिफरेंस को पढ़कर हम एक अच्छा इसके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं और हमें अच्छे से समझ में आ सकता है कि इन दोनों चीज़ों में क्या क्या अंतर होता है। तो पहला डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम। पहला टॉपिक इसका पढ़ लेते हैं। गुणधर्म में क्या है? धात्विक चमक, यानी कि किसी चीज की चमक। धातु के अंदर देखिए क्या लिखा है, धातु की सतह चमकदार होती है। ये इसका मेन पॉइंट है कि सबसे पहले चीज को दूर से देखकर हम पहचानते हैं कि ये क्या होगी, धातु होगी या अधातु होगी। तो देखने में हम क्या देखेंगे कि ये चमक रही है कि नहीं चमक रही, चमकदार है या नहीं। अगर ये चमकदार है तो हम अपने आप से लगाते हैं अनुमान कि ये धातु होगी। और वहीं दूसरी तरफ अधातु में क्या होता है, अधातु में चमकीली नहीं होती। और जब हम देखते हैं कि चीज चमक नहीं रही है तो ऐसी चीज को हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये अधातु है। लेकिन साथ ही में इसका कुछ अपवाद भी है। इन अपवाद को याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपवाद है इसका आयोडीन, इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है। ऐसी अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है, तो आपको कहना है आयोडीन। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। उसमें बता रहे हैं कठोरता। कठोरता के बारे में हम क्या जानेंगे? हम किसी चीज को देखते हैं तो पहले हम ये चेक करते हैं अपने आप से कि हाँ ये कठोर है कि नहीं है। अगर कठोर है तो हम मानते हैं कि धातु है, और कठोर नहीं है तो हम ये मानते हैं कि ये अधातु है। तो पढ़ लेते हैं टेबल में क्या लिखा है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ये देखिए, नॉर्मली सामान्यतः जो धातु है, मेटल्स हैं, ये कठोर होते हैं। लेकिन लिथियम, अब ये इनके नाम जरा याद रखेंगे बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये तीन चीजें हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्हें चाकू से काटा जाता है क्योंकि ये मुलायम होते हैं, ये कठोर नहीं होते। इन तीन धातुओं को छोड़कर बाकी सारी जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं। वहीं अधातु में पढ़ लेते हैं, ये अधिकतर कठोर नहीं होते। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है और वो क्या है,
कार्बन का एक अपरूप है हीरा। हीरा जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अधातु है। सारे तत्वों में सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हीरा होता है, और जो हीरा है ये इत्तेफाक से अधातु है, इसलिए ये अपरूप है ये कार्बन का, और ये अपवाद है अधातु का। नेक्स्ट पॉइंट आइए, रूप। धातुएं कमरे में ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, और एक इसका अपवाद है मरकरी यानी कि पारा, ये द्रव रूप में पाया जाता है। जितनी भी जो धातु होती हैं वो अधिकतर सॉलिड रूप में होती हैं, ठोस फॉर्म में होती हैं, लेकिन बस एक धातु ऐसी है जो कि ठोस रूप में नहीं पाई जाती, बल्कि द्रव रूप में पाई जाती है, और वह कौन सी है? मरकरी यानी कि पारा। वहीं दूसरी ओर अधातु में पढ़ लेते हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप, ये इन दो रूप में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है इसका भी, वो क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल रूप में पाया जाता है। जितने भी अपवाद है बच्चों, ये आपको बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में फिट करके रखने हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है आघातवर्तीयता। क्या होती है आघातवर्तीयता? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखेंगे, जब पतली चादर की बात चल रही होती है तो इस क्वालिटी को कहते हैं, इस गुण को कहते हैं आघातवर्तीयता। वहीं दूसरी ओर अधातु आघातवर्तीय नहीं होती। ठीक है, धातु आघातवर्तीय होती हैं, इनको पीटकर, धातु को पीटकर इनकी चादर बना सकते हैं, लेकिन अधातु आघातवर्तीय नहीं होती हैं, क्योंकि हम इन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसमें तन्यता। धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। तन्यता कहते हैं जब किसी भी चीज को पतली तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो धातु में ये होता है, धातु की हम तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु की तार नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें विद्युत या ऊष्मा के चालक। ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं या नहीं होते हैं? सामान्यतः यानी कि नॉर्मली जो धातुएं हैं ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद है शीशा एवं मरकरी। शीशा मतलब यहाँ पर है लेड, लेड को शीशा भी कहते हैं, तो यानी आप लेड भी कह सकते हो इसे, लेड और मरकरी, या शीशा या पारा। तो ये दो अपवाद हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये दो चीजें सुचालक नहीं होती। अधातु में देख लेते हैं। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये सुचालक होता है विद्युत का और ऊष्मा का। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है किसका? धातु का। इनको गलाने के लिए एक अच्छा खासा हमें तापमान चाहिए होता है, तो इसलिए इनका जो गलनांक है वो उच्च होता है। अपवाद है इसमें सोडियम और पोटेशियम, इनको ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मुलायम होते हैं, तो ये जल्दी गलने शुरू हो जाते हैं, तो गलनांक कम होता है। अब देख लेते हैं अधातु में। सामान्यतः अधातु का घनत्व, गलनांक कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज करती हैं, और जबकि अधातुएं आवाज नहीं करती। इसका क्या मतलब हुआ? जब किसी भी वस्तु की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वह आवाज करती है, उसे हम कहते हैं ध्वनिक। ध्वनिक यानी कि जिससे हमें ध्वनि निकलती हुई सुनाई देती है, तो उस चीज को बोलेंगे हम ध्वनिक। तो एक खास बात है इनकी धातुओं की, इनमें से ध्वनि निकलती है, इसलिए इन्हें ध्वनिक कहते हैं, लेकिन जो अधातु है इनमें से ध्वनि नहीं निकलती है, इसलिए ये ध्वनिक नहीं होते हैं। इंग्लिश में ध्वनिक को बोलते हैं सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। आप इसको कभी कभार लिखा हुआ आपको मिल जाएगा
कि धातु सोनोरस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको सोनोरस वर्ड भी पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये कुछ रासायनिक गुण बता रखे हैं, तो पढ़ लेते हैं। का भाग हमारा वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इसको हम ध्यान से समझेंगे। एक ये फॉर्मूला टाइप का बना के आपको यहाँ दिखा रखा है। धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो ये धातु ऑक्साइड देते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। उदाहरण है, मान लीजिए एक धातु यहाँ पर लिया है हमने कॉपर। ये रिएक्शन आपको अभिक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। कॉपर को लिया है, कॉपर को प्लस किया है ऑक्सीजन के साथ में, तो इसलिए हमें क्या दिया है, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को लिया है, ऑक्सीजन के साथ में इसको रखा है और इसने क्या दिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो धातु है ये ऑक्सीजन के साथ में धातु ऑक्साइड देते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम, ये जो Na लिखा है ये सोडियम है और जो K लिखा है ये पोटेशियम है। ये इनके साइंटिफिक इनके सिंबल्स हैं। ये वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। आकस्मिक का मतलब है अचानक से। अगर हमने इनको वायु में से छोड़ दिया तो ये अचानक से कभी भी आग पकड़ सकते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं, इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। हमेशा ही सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे कि ये वायु के संपर्क में आकर कहीं ये आग ना पकड़ लें। वही है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। यानी कि सिर्फ ये दो ही नहीं है, और भी हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, लेड। ये भी अभिक्रिया करते हैं लेकिन ये धीरे धीरे करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या हो जाता है, वायु के साथ में संपर्क में आने पर एक ऑक्साइड की परत इनके ऊपर चढ़ जाती है। फेरस, जो Fe लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं फेरस, और जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं आयरन। आयरन का ही साइंटिफिक नेम होता है फेरस, यानी कि लोहा। ये वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर हम इसे वायु में गर्म करेंगे तो ये प्रज्वलित नहीं होता, जलता नहीं है। लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। अगर किसी भी ज्वाला में हम लोह का चूर्ण डालेंगे तो ये जल्दी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के पेरोक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये जो परत कह रहे हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपर के ऊपर किस चीज की परत चढ़ती है, पेरोक्साइड की परत चढ़ती है। आयरन के ऊपर किस चीज की परत चढ़ती है, आयरन के ऊपर चढ़ जाती है, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। और यहाँ पे है चांदी, चांदी और सोना। ये जो Ag लिखा है, Ag है सिल्वर यानी कि चांदी, और ये Au जो लिखा है ये है गोल्ड यानी कि सोना। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जो चांदी और सोना है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं, अधिकतर जो ज्वेलरी हम लोग बनवाते हैं, अपने गहने जेवर बनवाते हैं, वो चांदी और सोने के ही क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, और जैसे होते हैं वैसे ही बने रहते हैं। चांदी भी कुछ हद तक अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन जो सोना है वो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। हम जो प्योर सोना है वो हमेशा वैसे ही बना रहता है। अब है ख पार्ट। इसमें क्या कह रहे हैं, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अभी हमने वायु के साथ अभिक्रिया देखी है, अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। क्या होता है, अगर धातु को जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं
तो ये देता है धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस चीज को इस इक्वेशन से हम याद रखेंगे, समीकरण से हम याद रखेंगे कि धातु को जब हम जल में मिलाते हैं तो यह हमें धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन देती है। और अगर धातु ऑक्साइड को फिर से, आप नीचे देख रहे हैं, धातु ऑक्साइड को अगर जल के साथ फिर से अभिक्रिया कराते हैं तो यह हमें धातु हाइड्रोक्साइड देगा। आगे बढ़ते हैं। ये धातुएं लिखी हैं। अब इन्होंने बता रखा है कि धातुओं के अंदर कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं। केवल भाप के साथ क्रियाशील, यानी कि कौन सी धातुएं हैं जो केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील होती हैं, तो वो कौन सी हैं? एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। अब है वे धातुएं जो ठंडे जल के साथ क्रियाशील होती हैं। ठंडे जल के साथ कौन कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तीनों ठंडे जल के साथ में क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है जो गर्म जल के साथ में क्रियाशील होते हैं, वो कौन सी है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। देखिए ये धातु है, लेकिन जो कैल्शियम मैग्नीशियम है इनकी खास बात क्या है कि ये तैरने लगते हैं जल के ऊपर। एक पॉइंट यहाँ हमारा छूट गया था, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन से? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि जल के साथ में अभिक्रिया करते ही नहीं है, चाहे जल ठंडा हो चाहे जल गर्म हो, लेकिन ये अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो ये कौन से हैं ऐसे तत्व, ऐसे धातु कौन से हैं? ये धातु हैं पीबी। पीबी क्या था हमारा? लेड, जिसे हम आम भाषा में शीशा भी कहते हैं। तो यह है लेड यानी कि शीशा। कॉपर, Cu जो लिखा है ये है कॉपर। इसके बाद है Au, यानी कि Au क्या होता है, क्या बताया था? गोल्ड, सोना। और इसके बाद है Ag, यानी कि सिल्वर, चांदी। इसके बाद नीचे कुछ और समीकरण दे रखे हैं, इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। सोडियम को जल के साथ में मिलाया तो दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस कुछ ऊष्मा। फिर है मैग्नीशियम को अगर जल के साथ में अभिक्रिया कराया तो इसने भी दिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और अगर एल्यूमिनियम की कराते हैं जल के साथ में अभिक्रिया तो ये भी हमें देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये कुछ उदाहरण हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद हमारी वर्कशीट ये यहाँ पे खत्म हो जाता है टॉपिक। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। उसके लिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? वो है पारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा पारा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, आघातवर्ती तथा तन्य का अर्थ बताइए। इस तरीके से बच्चों एक टेबल बना लेंगे, तालिका बना लेंगे छोटी सी। एक साइड में आप लिखेंगे आघातवर्ती, दूसरी साइड में लिखेंगे आप तन्य। आघातवर्ती में क्या लिखना है? वे वस्तु जिन्हें पीटने के बाद वह चादर बना सकते हैं आघातवर्ती कहलाती हैं। जैसे कि धातु, और धातु में हम कोई भी धातु दे सकते हैं सिर्फ वो अपवाद छोड़कर। नेक्स्ट है तन्य में लिखा है वे वस्तु जो तार में परिवर्तित हो जाते हैं तन्य कहलाते हैं। और इसमें हम दे सकते हैं एग्जाम्पल किसी भी अधातु का, लेकिन याद रखना है कोई भी अपवाद का आप एग्जाम्पल नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आघातवर्ती क्या होते हैं और तन्य क्या होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? वायु के संपर्क में आने पर सोडियम व पोटेशियम आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें तेल में डुबोकर संग्रहित करते हैं। ये पहले वर्कशीट में बता चुके हैं, आपको याद आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? और इसके 2 उदाहरण देने हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल उत्पन्न करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, तो उभय
उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब हो गया कि वे ऑक्साइड जो क्षार तथा अम्ल दोनों के साथ में अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया कर कर ये दोनों क्या देते हैं, लवण और जल। उदाहरण में हम ले लेते हैं जिंक तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये आपकी कंप्लीट होती है पूरी आपकी वर्कशीट। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों चलिए शुरू कर लीजिए अपना काम, अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए और अपनी मैम को जल्दी से भेज दीजिए। आपकी इस वर्कशीट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसका आगे टॉपिक लेकर आऊंगी अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।